वेलकम बैक बच्चों। आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। ये चैप्टर मैं इसमें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, बाकी चैप्टर तो एक एक दिन में फास्ट हो गए क्रैश कोर्स में। तो जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, कि ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए जैसे पहले एक है हाइपो नाइट्रस एसिड, दूसरा है नाइट्रस एसिड और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। तीन तरह के हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे इसका क्या स्ट्रक्चर है आपका, OH N डबल बॉन्ड N फिर OH। तो यहाँ पे N पे लोन पेयर, यहाँ N पे लोन पेयर और यहाँ O पे दो लोन पेयर। ये आपका H2N2O2 मतलब H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड में क्या है HNO2 यानी H और O N और डबल बॉन्ड O। तो ये है HNO2 का स्ट्रक्चर। और ऐसे ही HNO3 का HONO और यहाँ कॉर्डिनेट बॉन्ड O, N पे प्लस O पे माइनस। तो ये है HNO3। तीन तरह के एसिड्स हैं। इसमें नाइट्रिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसका प्रिपरेशन होता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। दो मेन मेथड है, जैसे कि एक तो है सोडियम नाइट्रेट से NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो आपका बनेगा क्या, HNO3 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये आपका बन रहा है नाइट्रिक एसिड। और एक तरीका और है कि दूसरा मेथड है कि ऑस्टवाल्ड्स मेथड। इस ऑस्टवाल्ड मेथड में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा अमोनिया होता है NH3। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है और साथ में हमें चाहिए कैटलिस्ट प्लेटिनम, और इसके साथ ही हमें चाहिए हाई टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन के अलावा और लगभग 9 से 10 तक ATM प्रेशर, 9 ATM प्रेशर लिख रहा हूं। ऐसा होने पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, अमोनिया ऑक्साइड हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O तो हमारा बनता है HNO3। बाकी इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा, लेकिन मेन रिएक्शन ये है। तो ये हमारा है ऑस्टवाल्ड्स मेथड। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड हुआ। इसके कुछ खास यूज की पहली बात पता ही है कि एसिडिक की नेचर होता है, ऐसी कुछ बातें। लेकिन एक इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि एसिडिक नेचर होने के साथ साथ डिकम्पोज भी होता है। जैसे कि HNO3 अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो हीट करने पर NO2 देगा प्लस H2O प्लस O मतलब हाफ O2। और अगर यही डाइल्यूट होता तो HNO3 से हमें मिल सकता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकती है H2O और हाफ O2। ये है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट से हमें मिलता है NO और कॉन्सेंट्रेटेड से डिकम्पोज होकर NO2 डिकम्पोज होता है, इसका मतलब ये। और ये क्योंकि ऑक्सीजन देता है सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है कई एलिमेंट्स में, जैसे कि फोस्फोरस में अगर ऑक्सीजन आएगा तो P4O6, ऐसे सल्फर में अगर ऑक्सीजन आता है तो SO2 में अगर ऑक्सीजन देता है ये तो SO3 बन सकता है, लेकिन हमको उसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड या कुछ कैटलिस्ट भी चाहिए होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन कई और कंपाउंड पर भी कर सकता है। हम इसको जनरल दिखा रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कभी 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 3 पार्ट्स HCl लेते हैं बाय मास, तो इसे कहते हैं एक्वा रेजिया। और ये पहले बात हो चुका है कि ये एक्वा रेजिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा हम आगे चलेंगे, फॉस्फोरस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अभी बहुत सी बातें इसके साथ साथ तो करते जाएं। फॉस्फोरस जो होता है बेटे P4 के रूप में होता है। तो फॉस्फोरस 3 तरह का है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। फॉस्फोरस P4 के रूप में होता है। और व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कई बार इसके ऊपर बात होती है, तो इस प्रकार का होता है कि हर फॉस्फोरस इसमें 3 बॉन्ड बना रहा होता है, ये वाला भी 3, और ये बॉन्ड ऊपर नीचे है, क्रॉस नहीं कर रहे, ऊपर नीचे है।
एक तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये P4 मॉलिक्यूल है व्हाइट फास्फोरस का। रेड फास्फोरस में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देते हैं कि हम इस तरह से एक चेन सी बना देते हैं इनकी रिंग सी, तो ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड इस फास्फोरस से P में रहेंगे। इसमें भी हर एक फास्फोरस 3-3 बॉन्ड ही बना रहा है अगर आप देखें ध्यान से, और हर फास्फोरस में इसमें भी एक एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो ये सब हम चीजें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्रॉस वाला बॉन्ड नहीं होता, यही तो खुलकर आगे चेन बनी है। और तीसरा है ब्लैक फास्फोरस, उसमें एक तरह का हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो नेटवर्क बनता है पूरा। तो हम एक थोड़ा बहुत बना के छोड़ देंगे कि इस तरह से नेटवर्क आगे बढ़ता जाता है। और इसमें भी हर फास्फोरस अगर आप देखें तो हर फास्फोरस जो है इन पॉइंट्स पे होता है जहाँ पे ये टच कर रही है लाइन, और उसके बाद हम P रखने के बाद इसको आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाता है और सब जगह आप P लिख दोगे, हर P पे लोन पेयर भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये चीज आप ऐसे बना सकते हैं। ये है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर। जो व्हाइट फास्फोरस होता है बेटे वो वाटर में डिजोल्व होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता। ब्लैक फास्फोरस दोनों में ही डिजोल्व नहीं होता, रेड फास्फोरस दोनों में डिजोल्व नहीं होता, ना वाटर में और ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वही हर इसका भी है। ये पहले वाले दोनों फास्फोरस जो होते हैं ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये वाला जो है ब्लैक फास्फोरस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ बातें इनके ये लेकर हैं। इसके अलावा इसमें एक और बात है कि सबसे रिएक्टिव फॉर्म जो होती है P4 होती है, ये व्हाइट फास्फोरस की होती है, देन रेड फास्फोरस, और सबसे कम रिएक्टिव जो होती है वो ये वाली ब्लैक फास्फोरस की सबसे कम रिएक्टिव होती है। इनसे जुड़ी हुई कई और बातें हम इसकी बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हम फॉस्फेन के ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे। तो टॉपिक्स आगे बढ़ते रहने चाहिए। इसमें भी कई बातें ध्यान में आ रही है, लेकिन वो कई ऐसी तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो कभी अंतहीन होती हैं। अभी हम क्रैश कोर्स के हिसाब से थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो हम देखें कि PH3 फॉस्फीन, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है पिरामिडल होता है। पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि PH3 का, और P2H4 मतलब डाइफॉस्फीन भी होता है P2H4, उसका भी एक स्ट्रक्चर दिखा चुके हैं। हम फॉस्फीन के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं कि फॉस्फीन जो है, सबसे पहले उसके बारे में कुछ रिएक्शन दिखाऊंगा फॉस्फीन के, और कुछ और बातें भी करेंगे। लेकिन अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड को लेकर CH3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड मतलब मेटल फॉस्फाइड ये है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा बनता है PH3 फॉस्फीन। PH3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि स्लिप लाइन। तो ये हमारा फॉस्फीन बनाने का तरीका तो हुआ, लेकिन इस PH3 की कई रिएक्शन भी हैं, कई इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ती हुई। सबसे इसका महत्वपूर्ण जो होता है वो इसका कई क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑक्सीडेशन के ऊपर आते हैं। तो आइए देखिए PH3 जो है उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, इससे कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, P4O10, मतलब कि फास्फोरस की ऑक्साइड बनेगी P4O10, और वो व्हाइट फ्यूम्स के रूप में होती है। और उसके ऊपर कई बातें उसके बारे में बोलूंगा, तो वो क्या है उसको देखते हैं एक बार। उसमें 2-3 फिनोमिना है जिससे हम कहते हैं कई बार विल ऑफ द विस्प, ऐसे नाम देते हैं। एक फिनोमिना और भी है, उसको हम कहते हैं होम सिग्नल्स, ऐसे हम एक और नाम देंगे, 2-3 नाम, फिलोसफर्स रिंग। तो ये सब क्या है उसकी बात करते हैं। उसमें ये रिएक्शन बड़ा कॉमन है कि P4O10 ये जो कंपाउंड है, बाकी बैलेंस करेंगे तो H2 भी निकलेगा, लेकिन ये जो कंपाउंड है PH3 का ऑक्सीडेशन होकर जो बन रहा है, इसमें हमारे 3-4 बातें एक साथ आती हैं, और वो क्या है उनको हम लेकर एक बार बोल दें कि ये जो है ये असल में व्हाइट रंग का फ्यूम्स होती हैं, प्लस अगर बैलेंस करें तो H2 आ जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं किया है। तो हम इस तरह से इसको बैलेंस करते जाएं, जैसे P4 लगा दिए तो यहाँ P4 हो गया, और 4 से 12, तो यहाँ 6 to 12, और बाकी बचा है 6 और 10 16 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम इस तरह से बैलेंस कर देंगे। तो ये जो होता है व्हाइट फ्यूम्स होती हैं। फॉस्फोरस, ये फॉस्फीन जो है PH3 कहाँ पाया जाता है, मार्शी एरिया में, MARSHY, मार्शी एरिया मतलब जहाँ सड़ता गलता पेड़ पौधों के डेड पार्ट्स जो होते हैं और जानवरों के वो सब मिले पड़े होते हैं, जंगलों में इस जगह होती है, और वहाँ पानी बहाकर उसको झीलों के आसपास ले आता है या झीलों के डूब जाता है। तो वो सब सड़ता हुआ पानी, और उस एरिया में 2-3 गैसेस होती हैं। मार्श गैस होती है, मार्श गैस मतलब मीथेन तो होती ही है, उसके अलावा फॉस्फीन होती है PH3, और उसके अलावा एक और होती है P2H4 डाइफॉस्फीन। तो ये सब गैसेस वहां पे प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें क्या खास बात है कि फॉस्फीन जो होता है ना बेटे, इनमें सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील होता है वो ये होता है। डाइफॉस्फीन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस हवा से जुड़ते ही ऑक्सीडेशन करता है और खुद ही खुद जलता है। फॉस्फीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं जलता, लेकिन उसको 38 के आसपास टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा ऊपर, तब जलेगा। और मीथेन अपने आप जलता ही नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस में वो उसको आग लग सकती है, वो भी जल सकता है। तो स्टार्टिंग होती है डाइफॉस्फीन से। ये डाइफॉस्फीन जब जलेगा P2H4, तो ये वाटर से जब मतलब कि हवा से एयर में आके रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से PH3 का भी एयर में ऑक्सीडेशन होगा, और मीथेन का भी लास्ट में होगा, कंबसन कह सकते हैं उसको।
तो इनकी इक्वेशन हमें पता है, यहाँ CO2H2 बनेगा और यहाँ H3PO3 बनेगा, इस तरह से P4O10 बनेगा, जो हम पहले कर चुके हैं यहाँ पर। तो यही चीज लिखने की बार जरूरत नहीं है। तो इनमें ये कंपाउंड बनेंगे कि फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स बनेगी यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है बेटे कि मार्शी एरेज में सबसे पहले हम एक 2-3 बातें, एक फिनोमेना यहाँ कह दें कि मैं एक वर्ड कह रहा हूं इससे जुड़े हुए, कि एक तो मैं कह रहा हूं फिलोसोफर्स रिंग, फिलोसोफर्स रिंग्स, इन सब में इक्वेशन सेम आती है, बस समझाने का तरीका है कि झीलों के अंदर जब ये सब गैसेस सड़ते हुए चीजों में होती है, मार्शी एरियाज में होती हैं, तो ये गैस जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलते समय ये फॉस्फिन जब जलता है तो ये देखिए व्हाइट फ्यूम्स छोड़ता है, और ये व्हाइट फ्यूम झीलों के सरफेस पे आकर ऐसे रिंग बनते हैं, जैसे कोई सिगरेट का धुआं छोड़ रहा हो तो स्मोक के रिंग्स बनते हैं, स्मोक जैसे रिंग बनते हैं, और ऐसा लगता है कोई फिलोसफर्स के रिंग्स उसे कहा जाता है कि जैसे कोई फिलोसफर स्मोक कर रहा हो। इसी तरह से एक और टर्म आती है विल ऑफ द विस्प, विल ऑफ, वैसे तो ऑफ वर्ड है पर ओ कह देते हैं कई बार उसे शॉर्ट में विल ओ कह देते हैं, कैपिटल सा ओ लिख देते हैं, विल ऑफ द विस्प या विल ऑफ द विस्प। ये घटना क्या है, ये भी ऐसी है कि जब आपका किसी भी मार्शी एरिया में जो झील होगी उसमें सुबह के ठंडे टाइम में जब कोई इस तरह से ये जलती हैं तो क्या होता है, फॉस्फिन जलने लगता है, PH3 हवा में जलने लगता है, तो वहां पे पानी के ऊपर एक आग जलती है जो कि फॉस्फिन जो होती है, डाइफॉस्फिन P2H4, वो अपने आप जब स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन करती है तो उसमें से एक हरी सी लाइट निकलती है और वो हरे रंग के आग के गोले पानी से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, और उस चीज को कहते हैं विल ऑफ द विस्प। अच्छा, एक और चीज है, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर भी है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे केमिस्ट्री में। और इसके अलावा एक बात और भी है कि एक होता है कि होम सिग्नल्स, HOLMES, होम्स सिग्नल्स। तो ये होम सिग्नल्स क्या है, इसके बारे में फिर से हम बात करते हैं कि जो कुछ कैप्टन होते थे जहाज के, पानी जहाज के, वो क्या करते थे कि अपने कंटेनर्स में, प्लास्टिक कंटेनर्स में कुछ C2H2, इसमें हम 2-3 चीज लेते थे, वो लोग एस्टिलीन गैस तो बनती थी लेकिन कैल्शियम कार्बाइड लेते थे, कैल्शियम कार्बाइड। तो इससे क्या बनता था, CaC2, जब कभी जहाज जो है वो कभी किसी परेशानी में आ जाए, किसी तरह से वो वहां पे पानी में फंस जाए जहाज, तो दूसरे जहाज को सिग्नल देने के लिए जो कई किलोमीटर दूर है, कैल्शियम कार्बाइड का ये पीपा काट कर, ये जो पूरा बॉक्स काट कर पानी में फेंक देंगे और पानी में गिरते ये पानी सिलेक्शन करेगा, तो CaC2 प्लस H2O ये बनाएगा क्या आपका, एक तो बनाएगा C2H2 और प्लस बाकी कैल्शियम से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो C2H2 है ये है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। इसी तरह से उसमें व्हाइट फॉस्फोरस भरा होगा, तो व्हाइट फॉस्फोरस का भी जब वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, वही PH3 फॉस्फिन बनेगा, फॉस्फिन बनेगा या डाइफॉस्फिन भी बनेगा। तो ये फॉस्फिन जब पानी से मिलेगा और डाइफॉस्फिन भी बनता है, P2H4, बैलेंसिंग अलग अलग होगी, तो जब ये पानी में गिरेगी सब चीजें तीनों, तो पानी में सबसे पहले फॉस्फिन जलने लगेगा, उससे आग लगेगी, और उस आग से PH3 जो कि अपने आप रूम टेम्परेचर पे जलता नहीं, लेकिन उस आग से वो जलने लगेगा और फॉस्फिन जलेगा तो व्हाइट फ्यूम्स उठेंगी पानी में, जो रिएक्शन हम ये दिखा चुके हैं व्हाइट फ्यूम्स वाला। सफेद धुआं बहुत दूर तक दिखाई देगा, अगर रात का समय होगा तो सफेद धुआं दिखाई देगा नहीं, उसके कारण तब क्या होगा कि वही आग लगती है इसको भी, एसिटिलीन को, और एसिटिलीन जो होती है वो डेंस एक तो ब्लैक धुआं छोड़ती है साथ साथ, और उसका सूटी फ्लेम बोलते हैं, मतलब सूटी फ्लेम, और साथ में वो आग तेज दिखाई देती है रेड रंग की, और रात में वो भी दिख सकती है। तो इस पूरे फिनोमेना को सिग्नल देना है उसने, तो इसको कहते हैं होम्स सिग्नल्स कहते हैं। ऐसी एक छोटी सी घटना और भी जुड़ी हुई है, वो फिर बात कर लेंगे। तो ये 3 मेन बातें हैं, फिलोसोफर्स रिंग, विल ऑफ द विस्प और होम्स रिंग्स, होम्स सिग्नल्स। तो लेट मी थिंक, नहीं तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े तो क्या कहेंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम PCl3 और PCl5 पढ़ते हैं। ऐसी कई घटनाएं होती जो एकदम से याद नहीं आती, तो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे कई क्वेश्चन आते रहेंगे। हम जितने भी यहाँ पर मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं 1 बाय 1 डिस्कस करते जा रहा हूँ, ताकि अधिक से अधिक पॉइंट्स हम इस चैप्टर में ले सकें, और चैप्टर ओवर फिर हो जाएगा। लेकिन हम ये चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ये लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैं अधिक से अधिक कोशिश कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं PCl3 में, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। इन दोनों में क्या है कि अगर आप फॉस्फोरस लेते हो और उसमें क्लोरीन डालते हो, और लिमिटेड अगर क्लोरीन है, बैलेंसिंग करते समय यहाँ कम मोल्स आएंगे, और अगर मैं इसी में ऐसे करता हूँ, फॉस्फोरस में क्लोरीन जो है एक्सेस में लेता हूँ, तो यहाँ लगभग 10 मोल्स आ जाएंगे, बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और कम मोल्स क्लोरीन होगा तो PCl3 बनता है, और अगर ज्यादा हो तो PCl5। बाकी अब बैलेंसिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसके लिए समय नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो एक चीज हो गई।
इसके अलावा अगर हम ये चाहें कि एक और तरह से क्लोरीन बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि फोस्फोरस में SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड अगर ऐड करते हैं तो इससे भी हमारा PCl3 ही बनता है, PCl3, और प्लस बैलेंसिंग करने के बाद SO2 निकल जाएगा तो PCl3 बनता है। लेकिन अगर मैं यही फिर से P4 लेता हूं, इसमें मैं SO2Cl2 डालता हूं यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड, दोनों में फर्क है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो इससे क्या बनेगा, PCl5 बनेगा प्लस SO2, और बैलेंस फिर से करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि इन तरह से। और PCl5 बनकर एक तरीका और भी कि PCl3 लो और PCl3 में फिर से क्लोरीन ऐड कर दो तो PCl5 बन जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं PCl5 बनाने के, और वो तरीके हैं PCl3 बनाने के। अब हम और आगे बढ़े कि अगर हम इस PCl3 को लेते हैं, PCl3 को लेते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, तो इससे बनता है H3PO3, फोस्फोरस एसिड। और लेकिन अगर हम PCl5 लेकर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे बनता है H3PO4, फोस्फोरिक एसिड। तो यहाँ फोस्फोरस एसिड और यहाँ फोस्फोरिक एसिड, ये दोनों का एक और अंतर है। ऐसे कुछ और रिएक्शन भी हैं, हम इनकी मेन बातें करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है PCl3 होता है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, PH3 की तरह ही होता है मतलब, और PCl5 जो होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, और Cl पे 3-3 लोन पेयर होते हैं। बाकी बातें आप पहले से ही कर चुके हैं, इनको छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपने 11th में बहुत किए हुए हैं, और ये वही पोर्शन जो 11th का है, लेकिन हम आगे की बातें कुछ और करके बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक और चीज है कि हमने जब नाइट्रिक एसिड किया था तो उसको हमने प्रिपरेशन किया था नाइट्रिक एसिड का, और तरह तरह के ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन अभी देखे थे, हाइपोनाइट्रस और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, वो जब टूटता है तो पता है आपको प्रोटॉन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। ये नाइट्रेट आयन जो है कई और मॉलिक्यूल्स में, सोडियम नाइट्रेट में, पोटेशियम नाइट्रेट में कई जगह प्रेजेंट होता है। हमारे लैब में बहुत सारे केमिकल्स में ये नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कई तरह के और मेटल्स के नाइट्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये नाइट्रेट की बात मैं करने जा रहा हूं कि नाइट्रेट आयन, NO3 मतलब नाइट्रेट आयन हमारे लैब में बहुत जगह होता है। इसका पता लगाना हो तो इसके लिए बड़ा फेमस प्रैक्टिकल में टेस्ट कराया जाता है, इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसकी केमिस्ट्री क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जिस साल्ट में नाइट्रेट आयन होगा उसको ले लेंगे, तो ये साल्ट में प्रेजेंट होना चाहिए नाइट्रेट आयन, उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं, यानी ये ग्रीन कलर का होता है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, तो हमें लिखना फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट होना चाहिए, और ग्रीन कलर का होता है, ये लाइट ग्रीन कलर का इनका। और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदे, कुछ अमाउंट में मिलाया था, बूंदे नहीं, कुछ ठीक ठाक अमाउंट में, कुछ ml में 1 ml या 2 ml मिला दिया जाता है, और इसके बाद एक रिएक्शन होगा जिससे कि इसका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा इसका। बाकी इनका सब अपना अपना ऑक्सीडेशन होगा, जैसे इसका बन जाएगा FeSO4 से बन जाएगा Fe, मतलब ये फेरस सल्फेट है, लेकिन इसको मैं सिर्फ इतना लिखूं अगर, तो इसमें फेरस सल्फेट में Fe2+ के रूप में होता है आयरन, और वो ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है Fe3+, मतलब फेरिक सल्फेट बन जाता है, और बाकी प्लस H2O अलग से रहने में। आप चाहो तो यहाँ भी सल्फेट लिख सकते हो और यहाँ भी सल्फेट, यहाँ होगा FeSO4 और यहाँ होगा Fe2SO4 होल थ्राइस, तो वो हम नहीं लिखते क्योंकि बैलेंसिंग बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। आमतौर पर आयनिक इक्वेशन लिख के काम चलता है, दोनों बात एक ही है। तो इसके बाद ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्शन देती है, फिर से भाग लेती है NO, यहाँ देखो आकर, और किसके साथ करती है फिर ये रिएक्शन कि उतनी देर में जो फेरस सल्फेट डाला ये हमने एक्सेस में डाला था, खुली मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा डाला था, तो कुछ तो इसमें यूज हो गया रिएक्शन में, और कुछ Fe2+ बचा हुआ है, वो एक्स्ट्रा जो Fe2+ होगा वो इस बनने वाले पानी के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये Fe2+ जो एक्सेस में है फेरस सल्फेट में ही है, वो इसी में है, तो इसके नीचे लिखता हूँ, और ये कुछ पानी से रिएक्शन करेगा और बनाएगा FeH2O होल 6, तो ऐसा एक कंपाउंड बनाएगा। और उसके बाद इसमें आयरन +2 का +2, ये बस ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसके बाद ये FeH2O होल 6 जो है 2+ के रूप में यह आयरन है, इसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो था ऊपर से वो आ गया, और इनका रिएक्शन क्या होगा देखो, ये इसके साथ ही अंदर आ जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeH2O होल 5, एक वाटर बाहर निकल गया, ये देखिए वाटर अलग हो गया एक, और उसके स्थान पर NO आ गया। लेकिन हुआ क्या इस सब में, आप देखिए कि इस सब के ऊपर 2+ चार्ज होता है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये पानी में डिसॉल्व होता है, एक्वस फॉर्म में है, और ये ब्राउन कलर का होता है। अब पूरी केमिस्ट्री कर लें कि आप देखो यहाँ नाइट्रेट में अगर आप
नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो +5 होती है नाइट्रेट में, और यहाँ अगर आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन की +2 होती है क्योंकि O2 है। तो यहाँ नाइट्रोजन +5 से +2 पहले स्टेप में रिड्यूस हो रहा है, बदले में आयरन जो है +2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और वही नाइट्रिक एसिड, वही नाइट्रिक ऑक्साइड लास्ट स्टेप में आके देखें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो +2 पे थी, यहाँ आकर ये नाइट्रोसोनियम आयन बन रहा है। NO इसके अंदर Fe के ऊपर एक प्लस चार्ज है और NO के ऊपर भी एक प्लस और वाटर 0 है, तो नाइट्रोसोनियम आयन बोलेंगे, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये NO प्लस है तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। नाम क्या हुआ इसका? पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा मतलब 5 पानी है, और ये नाइट्रोसोनियम तो लिखेंगे नाइट्रोसोनियम। और ये आयरन तो लिखेंगे आयरन। इसका ऑक्सीजन +1 है, वहां +2 था, यहाँ +1 रिड्यूस हो रहा है, तो आयरन 1। और इस पूरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है? ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, तो ब्राउन ड्रिंक बनता है। इसका कैसे बनता है उसमें भी आता हूँ थोड़ा सा, और फटाफट इसके आगे बढ़े। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वहां तो नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ था और आयरन ऑक्सीडाइज, लेकिन यहाँ पर फिर से देखो तो नाइट्रोजन अब की बार +2 से +1 मतलब फिर से रिड्यूस हो रहा है, और आयरन नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन रिड्यूस। आयरन कैसे रिड्यूस हो रहा है? देखो +2 से +1 में रिड्यूस, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो रहा है कि +2 है यहाँ तो, और यहाँ पे अगर आप निकाल देखें तो NO के ऊपर प्लस है, तो N पे कितना होगा? कितना होगा N? +3। तो आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन इस पूरे पे अगर +1 है तो नाइट्रोजन पे +3 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि नाइट्रोजन जो है +2 से +3 जा रहा है, कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन +3 के रूप में है। तो इस तरह से यहाँ पर वो नाइट्रोजन जो यहाँ रिड्यूस हुआ था वही यहाँ पे वापस ऑक्सीडाइज हुआ +2 से +3, और आयरन जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ था वो यहाँ वापस 2 से 1 रिड्यूस हुआ। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें करते क्या है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में हम सबसे पहले क्या डालते हैं? साल्ट डाल देते हैं, जिसमें कि ये नाइट्रेट होगा। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सॉल्यूशन डालेंगे, और उसके साथ हम उसमें डाल देंगे फेरस सल्फेट। तो इस पानी में हमारा फेरस सल्फेट भी है और साल्ट भी है, सब कुछ है। और यहाँ साइड से हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो मिलाएंगे ड्रॉप वाइज धीरे धीरे, तो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हैवी होता है, तो वो नीचे आ जाएगा और ये सारा सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा। तो 2 लेयर बनेगी, एक तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की लेयर नीचे वाली बनेगी, और ऊपर वाली लेयर जो है एक्वस लेयर कहलाते हैं। एक्वस लेयर में कौन कौन होता है? वही फेरस सल्फेट और नाइट्रेट आयन, ये सब इसके अंदर घुले रहते हैं। और इनके सरफेस के बीच में, दोनों लेयर के बीच में जंक्शन ऑफ द लिक्विड्स में एक ब्राउन रिंग बन रहा है, कि जो कि ये बन रहा है ब्राउन रिंग। यदि किसी साल्ट को पानी डालने पर, फेरस सल्फेट डालने पर और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब डालने पर ऐसा ब्राउन रिंग बने, तो समझ लेना कि उस साल्ट में नाइट्रेट आयन था, तभी तो ये रिएक्शन हुआ, वरना ये बनता नहीं। तो ये है आपका नाइट्रेट के लिए रिंग टेस्ट। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सी बातें इसमें और जुड़ी हैं, पर इतना डिटेल में अभी नहीं, वो क्वेश्चन में आता रहेगा। ये भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो आपको एकदम से पकड़ लेनी है। आगे बढ़े। तो इसके बाद हम फॉस्फोरस की बात कर रहे थे। हमने 3 तरह के फॉस्फोरस देखे, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ये सब किया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फॉस्फीन भी हम कर चुके, PS3 की बात की, उसमें व्हील ऑफ द वीस्ट वगैरह सब बातें हुई है, PCl3, PCl5 की बात हुई है। अब हम जरा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की थोड़ी सी और लास्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबे चल जाएंगे, और इस तरह से हमारा सिलेबस भी हमको एक टाइम लिमिट में कवर करना है। क्रैश कोर्स में ऐसा ही है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बाकी चैप्टर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, उनमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं है डिटेल में। तो अब चलते हैं, अब हम क्या कर रहे थे? ऑक्सी एसिड्स। पहले हमने नाइट्रोजन की किए थे, अब कर रहे हैं ऑफ फॉस्फोरस। तो 3 कैटेगरी में करते हैं। पहले करते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड, दूसरा है फॉस्फोरस एसिड, और थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड। इनके साथ कभी ऑर्थो वर्ड भी लगा सकते हो आप, ऑर्थो लगाओ या ना लगाओ, मर्जी होती है। लगाओगे तो भी वही नाम रहेगा, नया लगाओगे तो भी ठीक है। तो ये आप इसको चाहे फॉस्फोरिक एसिड कहो या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहो, ऐसे नाम दे सकते हैं। इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, पी के डबल बॉन्ड और सब में होता है, सभी तरह के में। तो इसमें क्या है, यहाँ और यहाँ पे एक H है, यहाँ भी H है और यहाँ OH है, यानी कि H3PO2। इसका फॉर्मूला क्या है? H3PO2। इसमें आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो, H की +1 और O की -2 निकालकर, मानकर, और फॉस्फोरस से निकाल सकती है, हर बार निकाल सकते हैं। ऐसे इसका होगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरस। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, और यहाँ यहाँ क्या रहेगा, H3PO3। 3 H है, लेकिन ऑक्सीजन 3 H तो बना ली, लेकिन ऑक्सीजन कितने? 3 ही है। एक ऊपर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, लेकिन यहाँ फिर इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं हो सकता, तो एक H आएगा।
उसमें 2 H थे, इसमें 1 H। OH बॉन्ड वीक होता है तो टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन पीएच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं टूटता। तो ये एक ही प्रोटॉन देगा, मोनो बेसिक एसिड है, जो एसिड जितने प्रोटॉन देता है उतनी उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो ये मोनोबेसिक है और ये डाई बेसिक, क्योंकि 2 OH टूट सकते हैं, तीसरा नहीं। और ये ट्राई बेसिक है, जैसे कि इसको देखो कि इसका स्ट्रक्चर है 3 OH, तो तीनों OH बॉन्ड टूट सकते हैं और ये ट्राई बेसिक एसिड है। इस प्रकार से इनके तो हो गए। अब क्या करेंगे इसके बाद, इनसे कुछ और बन सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से एक और बनेगा कि अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं आमने सामने, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी OH और यहाँ पर भी OH था, इस तरह इसमें भी यहाँ पे 1 H और 2 OH, तो यहाँ देखिए 1 H और 2 OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, इसको 2 बार बना दिया पलट कर, और 2 OH में से अगर वाटर निकाल दूं तो एक ही हो रह जाएगा बीच में। अब इस प्रकार से कहलाएगा पायरो। पायरो का मतलब वाटर निकल गया हीट करने पर, तो ये बनेगा पायरो और क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इस प्रकार से अब हम इससे ले रहे हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के भी कुछ बना रहे हैं, इससे भी पायरो वाला बनाएंगे। पायरो वो था पायरो फॉस्फोरस एसिड और ये है पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं जरा एक फटाफट। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स आमने सामने बनाइए, जैसे ये बना रहा हूं, डबल बॉन्ड OH, OH और OH, यहाँ पर भी P डबल बॉन्ड OH, OH और यहाँ पर भी OH, ये OH में से एक और रह जाएगा और ये बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इनके आप हाइड्रोजन के लिख सकते हैं कि H4P2O5। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, H4P2 और O7। अब गिन सकते हैं, 3 यहाँ O है, 3 यहाँ और 1 यहाँ। तो इस प्रकार से आप काउंट करके लिख सकते हैं। एक और भी है कि डाइफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड, इसमें ऐसे 2 एसिड बनाइए, P डबल बॉन्ड O, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, लेकिन यहाँ वाला छोड़ दीजिए। तो इसमें भी P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ वाला छोड़ के एक साथ जोड़ दो 2 फॉस्फोरस को, तो ये कहलाएगा डाइफॉस्फोरिक एसिड। डाई लगा रखा है, इसका फॉर्मूला होगा H4P2O6, 3 यहाँ 3 वहां। और एक 2 और बचे हैं, एक है साइक्लिक फॉर्म, साइक्लोमेटा ट्राई फॉस्फोरिक एसिड, ये सब फॉस्फोरिक एसिड है। अब फॉस्फोरिक एसिड ये कैसा है बेटे, P डबल बॉन्ड O, इस तरफ OH और इस तरफ O। वैसे एक और बना लो कि P डबल बॉन्ड O, एक OH और एक फिर से O। ऐसी थर्ड बार बनाइए कि P डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH और एक तरफ फिर से O। तो इसमें ये चीज बार बार रिपीट हो रही है 3 बार। इसका मतलब हुआ कि HPO3, इतना हिस्सा जो है HPO3 ये 3 बार आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे HPO3 होल थ्राइस, साइक्लोमेटा ट्राई फॉस्फोरिक एसिड। और एक लास्ट भी है कि लीनियर, साइक्लिक नहीं बल्कि लीनियर और मेटा फिर से, लेकिन 3 नहीं, पोले फॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या है कि ये HPO3 जो है, HPO3 n बार आएगा, बहुत बार, यानी कि हम क्या करेंगे, ये देखो P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ O, फिर से P, या इस तरफ फिर जाओ, P डबल बॉन्ड O, OH और वापस O। तो इस तरह से हम जिगजैग चलते रहेंगे। आगे आगे बना सकते हो आप, P तो इस तरह चल जाएगी थोड़ा सा आगे, P डबल बॉन्ड O, OH और फिर से O। यहाँ बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर PO की बॉन्ड आगे बढ़ता रहेगा और बार बार फिर P के साथ क्या होगा, एक O और एक OH, यानी HPO3 बार बार रिपीट होगा। आप देखते 4 बार मैंने किया, अब से बार बार रिपीट कर सकते हैं, आगे आगे बढ़ती रहेगी चेन। ये लीनियर चेन है, पॉले मतलब बार बार आ रहे हैं, तो ये है आपका लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लीनियर मेटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। तो ये कुछ हमने फॉस्फोरस के एसिड तरह तरह किए। अब इसके साथ मैं एक बार चेक कर लूं कि कोई हमारा टॉपिक खास छूट तो नहीं रहा है, तो ठीक है, एक दो बातें और कर लेते हैं कि फॉस्फोरस का अगर हम पहले बेस से और फिर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उसकी भी चर्चा कर लें। ये लास्ट अभी इस वीडियो में कर रहे हैं और फिर अगली बात बाद में करते हैं। ये देखिए कि अगर मैं फॉस्फोरस लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करूंगा तो बनेगा Na2P, एक मिनट, P4NaOH है ना, तो इसके साथ हम 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको NaH2PO2 कर देता हूँ। Na एक ही रहेगा, लेकिन NaH2PO2 बैलेंस तो करना पड़ेगा, NaH2PO2। और इसके बाद
मैं इसका अगर एसिड से रिएक्शन करता हूं H2SO4 से, तो बनेगा इसके साथ यहाँ पे एक H यहाँ देगा तो H3PO2, यानी कि ये क्या चीज है, ये है वही वाला हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड। तो ये है आपका हाइपोफोस्फोरस। मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, तो इस तरह से ये पहले आप फोस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड से और उसके बाद H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो बनेगा हाइपोफोस्फोरस एसिड। इसके अलावा हम जानते हैं कि PCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे बनता है H3PO3, लेकिन अगर हम इसी PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है H3PO4, मतलब फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, उनसे बन सकता है, पर हम इसके पहले बेसिक एक बार देख लेते हैं। तो ये सब बनेंगे। इसके अलावा हम PCl3 का अगर हम PCl3 नहीं फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स को लेकर चलते हैं तो उनसे भी ऐसा ही होगा। इसके साथ साथ चलता हूं कि P4O6 मतलब फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का डाइमर और P4O10 मतलब फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड का डाइमर। तो नाम इसका फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है और इसका पेंटोऑक्साइड ही है। इसका भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में रिएक्शन करते हैं, तो इस पहले वाले से बनेगा H3PO3 मतलब फॉस्फोरस एसिड और दूसरे वाले से बनेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको हम करने के बाद और कोई मेन रिएक्शन हो तो करें, तो इसको फिर यहीं पर छोड़ दें। एक छोटी सी बात और करना चाह रहा हूं कि एक होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो वो हम पहले भी वहां दिखा चुके हैं कि अगर हम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं कितने 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर, तो क्या बनेगा इसका डबल, मतलब कि वही H3P2 वाटर निकाल देंगे, मतलब एक, तो कितना होना चाहिए 6 4 P2 और O में से एक वाटर निकल गया तो कितना बचेगा O7। ये क्या चीज, इसका स्ट्रक्चर में आगे देखें तो ये बनेगा इसका डबल, मतलब कि पायरो और फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से मैंने रटा नहीं है और इस तरह से निकाल लेना है बैठ के कैलकुलेट करके। तो अपना फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही कुछ एक आध रिएक्शन और है, तो ये हम बेसिक बातें यहाँ तक करते हैं। इस तरह से हमारे कुछ एसिड जो है ऑक्सो एसिड के जो मेन है वो बन सकते हैं, बनने तो सभी बन सकते हैं, लेकिन ये जो मेन वाले हैं इनको बनाने का तरीका ये आपके सामने है और इसको हम यहाँ पर फिलहाल रोक देते हैं। तो बाकी बातें अगले टॉपिक में करता हूँ।